नमस्कार कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ्य पुस्तक के पाठ जनसंचार माध्यम एवं लेखन को लेकर आज के कालांश में उपस्थित हुए हैं ताकि इस पाठ के माध्यम से संचार क्या है, संचार की आवश्यकता क्यों है, संचार के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, संचार के महत्वपूर्ण प्रकार क्या हैं और इन प्रकारों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संचार के साधन की जानकारी भी जुटाने का प्रयास करेंगे। और इनमें जनसंचार माध्यम जो है वो वर्तमान में क्यों महती योगदान रखता है, यानी उसका क्या महत्वपूर्ण रोल है जिसकी वजह से जनसंचार माध्यम जो है आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, उसी के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने इसी पाठ की ओर जिसका शीर्षक दिया गया है जनसंचार माध्यम। बहुत अच्छे और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं प्रभाष जोशी जी। उन्होंने बताया कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यानी एक कुशल लोकतंत्र के अंदर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्राप्त है, उस आधार पर जहां संचार के माध्यमों की महती आवश्यकता है, उन संचार के माध्यमों के माध्यम से ही एक व्यक्ति जो है वो दूरस्थ स्थान पर बैठकर ही समस्त सूचनाओं और संदेशों को प्राप्त कर सकता है और अपने द्वारा प्रेषित किए जाने वाले संदेशों को संबंधित व्यक्ति या लोगों के समूह तक पहुंचा सकता है। तो देखिए क्या है जनसंचार माध्यम। इसमें आता है संचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा, उसका महत्व या संचार क्या है। तो संचार के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार क्या है तो इसे रेखांकित कीजिएगा। यहाँ संचार की परिभाषा स्पष्ट की गई है। संचार क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब संचार में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, तो यहाँ अगला दिया गया है महत्वपूर्ण तत्व, यानी संचार एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। संचार कई प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों में यहाँ आता है मौखिक संचार, अमौखिक संचार, इसके अलावा अंतः व्यक्तिक यानी व्यक्ति के विचार, अंतर व्यक्तिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, और समूह संचार सामूहिक रूप से संचार का प्रेषण, और जन संचार यानी बहुत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार का आदान प्रदान। तो इस प्रकार यहाँ संचार की परिभाषा, संचार के पद्धति, संचार के प्रकारों का यहाँ पे हमारे सामने वर्णन दिया गया है। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है और भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यम जो है लोगों पर सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के प्रति व्यक्ति को सचेत होना बहुत आवश्यक है। तो आइए संचार की परिभाषा के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। संचार की परिभाषा हमने पहले ही पढ़ ली कि जिसमें किसी भी सूचना, किसी भी विचार आदि का एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों तक जो आदान प्रदान किया जाता है वही संचार कहलाता है। जरा सोचिए, आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन या सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांश समय अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने और अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत करने या संचार करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो ये है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों का हिस्सा बनना है तो बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। तो संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। जरा सोचिए, क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो ये, आप बहुत देर तक चुप रह ही नहीं सकते। अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो
तो भी आप कुछ कह रहे होते हो सकता है आप नाराज हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रही हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख करके पूछ सकता है कि आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह से कुछ ना कुछ कुछ न कहकर भी आप संचार कर रहे होते हैं। यानी हम चाहे या ना चाहे लेकिन अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार हमारे जीवन की निशानी है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक माँ भी अपने संचार के बिना बच्चे को नहीं रखती है। जब वो बच्चा रो करके ये चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मौत। वैसे भी प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य के संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे ज्यादा है। अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध बढ़ाते हैं। तो संचार क्या है? तो यहाँ देखिए संचार है संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों का, विचारों का आदान प्रदान जो है वही संचार कहलाता है। अब बात आती है संचार क्रांति की। आखिर ये क्या है? तो संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को कम से कम करने की कोशिश में लगा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ ही न सिर्फ भौगोलिक दूरियां ही कम हुई है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। यही कारण है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि आज की दुनिया एक गांव में बदल गई है। यानी कहने को देखा जाए तो दुनिया बहुत छोटी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यम के जरिए कुछ ही मिनटों में खबर मिल जाती है। अगर वहां किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। याद है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर में अलग अलग तरह के क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय पर देख सकते हैं जिसे आप कहते हो लाइव, है ना। यानी किसी भी घटना का सीधा प्रसारण घर बैठे देखना ही सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जैसा कि हम देखते हैं मैच को, क्रिकेट मैच। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रे के जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। उसके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने का भी काम करते हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यम की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें उससे पहले ये जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझा जाए। तो संचार क्या है? संचार सम उपसर्ग चर धातु के मेल से बना है। चर धातु जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। आपने विज्ञान में ताप या संचार के बारे में पढ़ा होगा। जैसे जैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, उसी तरह से टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार है। मशहूर समाजशास्त्री विल्बर स्ट्रीम ने भी कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बीच होने वाले संचार को शामिल किया जाता है। इसमें सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो अभी कौन कौन से माध्यम हमारे ट्रेंड में है देखिए। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना की बजाय एक प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी होती है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात आती है संचार के तत्व। अब संचार में देखिए ये सीधे कह करके भी अपनी संदेश को या मैसेज को भेजा जा सकता है।
उसको एनकोड करके, यानी ध्वनि संकेतों में उसको ढाल करके, और किसी मीडियम के थ्रू यानी किसी माध्यम के थ्रू इसको आगे बढ़ाया जाता है। वहां जब इस मैसेज को कोई जो प्राप्त करता है वो रिसीवर कहलाता है, और रिसीवर उस एनकोड किए गए ध्वनि संकेतों में बदले गए संदेश को उन्हें जो है डिकोडिंग करता है, और डिकोडिंग करके उसको समझने की कोशिश करता है, और फिर अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास करता है। ये प्रत्युत्तर ही उसका क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स। तो आइए देखिए संचार के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में दिया है, संचार की प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्रोत से, यानी संचारक, सूचना देने वाला। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, अपने संदेश या भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो ये संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप अपने आप को स्वयं को स्रोत या संचारक मानो, तो आपको इतिहास की एक किताब चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप किताब मांगने की सोचते हो, तो संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे, तो बातचीत या संदेश भेजने के लिए एक आप भाषा का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हम बने स्रोत या संचारक। अब आती है इसकी भाषा। दरअसल भाषा एक तरह का कूट चिन्ह या कोड होता है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए ये जरूरी है कि आपका मित्र भी उसी भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप जो है अपना संदेश भेज रहे हैं, यानी एनकोडिंग किया हुआ जो भी ध्वनि संकेतों में ढला हुआ संदेश है जो रिसीवर को मिल रहा है, वो उस एनकोडिंग किए गए संदेश से पूर्णतः परिचित होना आवश्यक है। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि सफल संचार के लिए संचारक जो है, संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार, साथ ही अपने संदेश के मुताबिक उसको बोलना और लिखना भी आना चाहिए। पहले आ गया स्रोत यानी संचारक। संचारक ने क्या किया? अब अपने संदेश को एनकोडिंग कर दिया। एनकोडिंग के बाद एनकोडिंग क्या किया गया? कोई संदेश, संदेश को क्या कहते हैं? मैसेज। देखिए संचार प्रक्रिया का अगला चरण है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य संदेश को उसी अर्थ में अपने प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसीलिए सफल संचार के लिए बहुत जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट होगा, सीधा होगा, प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। अब किस माध्यम से, किस चैनल से वो संदेश प्रेषित किया जाता है? तो संदेश किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द जो है वो ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। तो इस तरह से वायु तरंगों के जरिए संदेश पहुंचते हैं, जैसे खाने की खुशबू। तो ये है स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इस तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म आदि सभी विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। ये बन गया माध्यम। तो पहले क्या था? पहला था स्रोत। स्रोत ने क्या किया? एनकोड किया। किसको किया? मैसेज को। फिर मैसेज किसके थ्रू गया? किसी चैनल के थ्रू। किसके पास गया? रिसीवर के पास। तो प्राप्तकर्ता यानी जो संदेश प्राप्त करने वाला है। अब संदेश प्राप्त करने वाला क्या करता है? उसी जो मैसेज उसको मिला है, एनकोड किया गया, उसकी वो क्या करता है? डिकोडिंग करता है, यानी प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के साथ अर्थ निकालता है। जाहिर है संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना बहुत जरूरी है। अब एनकोड किए गए मैसेज को वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति, समूह या कोई संस्था या विशाल जन समूह। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया वो देता है, और अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दे सकता है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वो किताब देगा या नहीं भी देगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता जब ये रिस्पॉन्स देता है, प्रत्युत्तर देता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है। उससे ही पता चलता है कि संचार में कोई बाधा तो नहीं आ रही। यदि किसी तरह की कोई बाधा आती भी है
तो उस बाधा को हम बोलते हैं नॉइज। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, इसमें कई बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को कहा जाता है शोर यानी नॉइज। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता, और सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना भी, कम करना भी जरूरी है। तो देखिए किस तरह से जाता है ये मैसेज। सबसे पहला है यहाँ पे स्रोत ने क्या किया, एनकोड किया, एनकोड करके क्या किया, मैसेज भेजा। मैसेज किसी चैनल के थ्रू गया, किसके पास, प्राप्तकर्ता के पास। प्राप्तकर्ता ने उसका क्या किया, डिकोडिंग किया, डिकोडिंग करके उसका फीडबैक दिया। ये फीडबैक जो है जा रहा है यहाँ स्रोत के पास, लेकिन बीच में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो कहलाती है नॉइज या शोर। तो ये है हमारे संचार के महत्वपूर्ण तत्व। तो आज हमने देखा संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया कैसी होती है, लेकिन संचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कौन से तत्व हैं जिनसे ये आदान प्रदान सूचनाओं का चलता रहता है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। कल हम पढ़ेंगे संचार के जो माध्यम है, वो महत्वपूर्ण जो माध्यम है, उन माध्यमों के लिए लेखन जो है, उनकी सारी जो डिटेल है वो कल हासिल करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।